हेलो स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हम लेक्चर लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी कारणवश। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। जो पीडीएफ मैंने आपके पास भेजी है, शुरू में आपके पास एक थ्योरम आपको मिलेगी, एक डेफिनेशन है यूनिमॉड्यूलर की। वो थ्योरम और जो डेफिनेशन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा अलग तरह की है वो। कुछ क्वेश्चंस उससे पहले हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे करने के लिए, और आपने वो सॉल्व करके मेरे पास भेजे भी थे। बड़ा अच्छा प्रयास आपका था। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें और काम अपना रेगुलर करते रहें, समय पे करते रहें। तो कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास एक्सरसाइज का, हमें उसने ये कहा है कि भाई जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी सॉल्वेबल है और बी नॉन ज़ीरो है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट सच दैट एक्स नॉट लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड मॉडुलस ऑफ बी। यानी इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक्स नॉट वाई नॉट कि जिसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी एक्स नॉट है वो लाई करेगा हमारा ज़ीरो और मॉडुलस ऑफ बी के बीच में, या यूं कह सकते हैं कि एक्स नॉट इज़ लेस देन मॉडुलस ऑफ बी। तो हम इसका अपोजिट मान करके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक्स आर आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी है। तो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया एक्स वन वाई वन इक्वेशन वन का, और हमें पता है कि एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी है, हम ये लेकर के चल रहे हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम से हम ये कह सकते हैं क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। जो रिमाइंडर है वो लाई करेगा ज़ीरो और मॉडुलस ऑफ बी के बीच में। बी हमें नॉन ज़ीरो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो आर हमारा किसके इक्वल आ गया, एक्स वन माइनस मॉडुलस ऑफ बी इंटू क्यू के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमें एक बात कही है उसने कि एक्स वन वाई वन सोल्यूशन है वन के, तो ए एक्स वन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी के मॉडुलस ऑफ बी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्स वन वाई वन वन के सॉल्यूशन है, डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू सी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब ए एक्स वन माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, बी वाई वन होगा। तो उस केस में बी किसको डिवाइड करेगा, हमारा बी डिवाइड कर जाएगा आपका ए एक्स वन माइनस सी को डिवाइड कर जाएगा। और अगर बी एक एक्स वन माइनस सी को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो कि ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट सी मॉड बी, आप इस तरह से लिख सकते हो। और अगर ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट सी मॉड बी है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट सी मॉड मॉडुलस ऑफ बी, क्योंकि अगर बी डिवाइड करता है किसी नंबर को तो उसका मॉडुलस तो डिवाइड करेगा ही इसको। ओके। एक और बात है कि जो बी के सारे मल्टीपल्स होंगे वो भी डिविजिबल होंगे मॉडुलस ऑफ बी से, या मॉडुलस ऑफ बी के सारे मल्टीपल भी आपके डिविजिबल होंगे मॉडुलस ऑफ बी से। तो इसलिए हम ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलस ऑफ बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलस ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो अब क्या किया, उसके बाद 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड में से, हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है ना। जब ये इक्वेशन मिली तो यहाँ से साफ पता चलता है हमें कि जो एक्स वन माइनस मॉडुलस ऑफ बी इंटू क्यू सोल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन वन का होगा, किसी इंटीजर वाई इजिकल टू वाई नॉट के लिए। ओके। अब लेकिन एक ख़ास बात ये है कि ये जो नंबर है हमारा, ये किसके बीच में लाई करता है, ज़ीरो और मॉडुलस ऑफ बी के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। और इसको अगर हम एक्स नोट नाम दे दें तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्स नोट ऐसा है जो कि डाइफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक ऐसा सोल्यूशन हमने निकाल दिया एक्स नोट वाई नोट जो कि डाइफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसके लिए एक्स नोट किसके बीच में लाई करता है, ज़ीरो और मॉडुलस ऑफ बी के। इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, इसलिए जो रिज़ल्ट है वो हमारा होल्ड कर जाएगा कि एक सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम ये कह सकें कि एक्स नोट लेस देन मॉडुलस ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके। नेक्स्ट
ये रिज़ल्ट मैंने आपको दिया था करने के लिए कि भाई ये जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी सॉल्वेबल होगा अगर ए बी का जीसीडी ए बी सी के जीसीडी के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार अटैम्प्ट करने में ना कुछ लाइनें हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन का पता तो होता है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा भी हम अटैम्प्ट कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती उन लाइनों की, ठीक है ना। तो देखो हम मान लेते हैं कि ए बी का जीसीडी D1 है, ए बी सी का जीसीडी क्या है, D2 है। पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी क्या है, सॉल्वेबल है। अगर ये सॉल्वेबल है तो ए बी का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा, यानी कि D1 किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। अब D1 जो है वो कॉमन डिवाइजर हो गया ना ए बी और सी का। क्यों? क्योंकि D1 ए बी का तो है ही जीसीडी, यानी कि ए बी का तो वो कॉमन डिवाइजर है ही, और वो D1 सी को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D1 तीनों का कॉमन डिवाइजर हो गया। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ए बी सी का जो जीसीडी है वो क्या है, D2 है। बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी D1 किसको डिवाइड करेगा, D2 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो D2 है वो किसको डिवाइड करेगा, D1 को डिवाइड करेगा, ठीक। तो देखो हमें पता है कि ए बी सी का जीसीडी कितना है, D2 है, ये हमें गिवन है। अगर ए बी सी का जीसीडी D2 है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो D2 इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। D2 इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि वो ए बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो ए और बी का तो कॉमन डिवाइजर वो होगा ही होगा, ठीक। लेकिन कई बार मन में ये भी बात आती है कि क्या D2 ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपने 12, 16 और 12, 18 और आपने 3 ले लिया, ए को आपने 12 ले लिया, बी को आपने 18 ले लिया और सी को आपने 3 ले लिया, तो तीनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो तो 3 है, लेकिन 12 और 18 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारा 6 है, ठीक। तो यहाँ से साफ पता चलता है हमें कि भाई जो D2 है वो किसको डिवाइड कर जाएगा, हमारा D1 को डिवाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या है, D1 है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो 3 और 4 से हम लिख सकते हैं कि D1 और D2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया कि दोनों हमारे बराबर हैं। हमें पता है कि D2 किसका जीसीडी है, ए बी सी का जीसीडी है, तो इसका मतलब तीनों का वो क्या होगा, कॉमन डिवाइज़र होगा। और तीनों का अगर कॉमन डिवाइज़र होगा, हमें पता है कि भी जो D2 D1 के इक्वल है तो D1 किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि D2 सी को डिवाइड करता है तो D1 भी सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि भाई D1 है क्या, हमारा ए बी का जीसीडी, तो ए बी किसको डिवाइड करेगा, ए बी का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, सी को करेगा, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो क्या है कि ए बी सी हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, जी सी को डिवाइड कर रहा है, जी है क्या, ए बी का जी सी डी, और एन क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स में फ़र्क है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो जीरो को छोड़ करके, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिसमें जीरो भी शामिल है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। जो n है वो डिनोट कर रहा है सॉल्यूशंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के कौन से सॉल्यूशंस जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इसके ज़ीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट इसमें कर सकते हैं, ठीक। कि कहने का मतलब एक ज़ीरो हो, दूसरा कोई नॉन ज़ीरो हो, इस तरह से भी हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात वो करता, पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात करता, तो उसका मतलब क्या था कि भी सारे के सारे सॉल्यूशंस पॉजिटिव होंगे, यानी कि कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ना तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा ना वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता है तो दोनों में से कोई एक हमारा ज़ीरो हो सकता है और दोनों हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक। हमें ये प्रूव करना है कि जो n है हमारा इसके इक्वल है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो क्लोज ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और ये कर्ली ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है ना। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जो इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जी ए बी का जी सी डी है। अब अगर हम मान लें कि एक्स वन वाई वन इसका कोई सॉल्यूशन है, तो सारे सॉल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि के आपका जेड को बिलोंग करता है, क्योंकि ये डेफिनेट की जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशंस हमने पीछे किए थे, वहाँ से हम ये सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि आपका कोई इंटीजर है। तो यहाँ ये जो सॉल्यूशंस हैं नॉन नेगेटिव कब होंगे? जब x और y दोनों आपके ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू उनकी ज़ीरो हो सकती है और या फिर वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस जी एक्स वन अपॉन बी होगा और k लेस देन इक्वल टू जी वाई वन अपॉन ए होगा। ये जो ऊपर इक्वेशंस हैं उनसे हम इस तरह की इक्वेशन निकाल सकते हैं दोनों को। ये जो इनक्वालिटी है हमारे पास, सॉरी, इस इनक्वालिटी से और इस इनक्वालिटी से हमें ये दोनों रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलो हम आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है कि भाई जो के है वो किसके बीच में करेगा लाई? इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करेगा। के की सारी इंटीग्रल वैल्यूज इन क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करेंगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि के की वो सभी वैल्यूज जो इस इंटरवल में लाई करती हैं, वो सभी इंटीग्रल वैल्यूज जो इस इंटरवल में लाई करती हैं, उन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमें नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें कि उन सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वो नॉन नेगेटिव मिलेंगे। ओके, अब एक बात उसने ये कही है कि भाई जो के की लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी ताकि ये जो वैल्यू है हमारी नॉन नेगेटिव हो, वो क्या होगी? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी एक्स वन अपॉन बी होगी। और के की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी हमारी ये जो है, ये जो आपको दिखा, सॉरी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी वाई वन अपॉन ए। ठीक है ना, जिसके लिए ये वैल्यू वाई वन माइनस के ए अपॉन जी आपका नॉन नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा इसको हम समझने की अगर कोशिश करें तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई जैसे मान लो अगर आपके पास इंटीग्रल आ जाता है, सपोज हमने ले लिया 6.5 से लेकर के 1.2 हमने ये जो क्लोज इंटरवल ले लिया। अब इसमें के की वैल्यू कौन कौन सी होंगी? अगर हम इस इंटरवल की बात करें कि इसमें जो के की इंटीग्रल वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? 6 होगी, 6 के बाद आपका 5 होगी, और ऐसे हम चलते चले जाएंगे। सॉरी, ये -6.5 है। अगर हम इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ की बात करें तो -6 है, -5 है, और ऐसे हम चलते चले गए, और लास्ट जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1 होगी, 0 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है ना, इस तरह से -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड 1, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी के की होंगी इस इंटरवल में। ओके, जो इन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए हमें नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे इन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए। तो हमें ये जो टोटल नंबर ऑफ केज निकालने हैं कि टोटल नंबर कितने होंगे केज के, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। ये जो हमने यहाँ पे जो के की लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए वो हमारा पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो हमारे पास क्या है? वो ये है। ठीक, और जिसके लिए y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी। ठीक है जी। अभी अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ केज जो उस इंटरवल में लाई करेंगे, देखो हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था? -6.5 टू 1.2 या 1.1 हमने अप्रोक्स, शायद मैंने ये लिया था, मेरे अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं। तो ये हमने लिया था -6.5 से लेकर के 1.1 हम मान करके चलते हैं। वो डेसिमल वैल्यू कोई भी आप ले लो, 1.2, 1.3 कुछ भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो
जो के की वैल्यूज़ हमें मिली थी वो कौन कौन सी मिली थी, -6 से लेकर के -6 -5 एंड सोन, और लास्ट में हमें क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है ना। तो वो हमें सारी की सारी वैल्यूज़ मिली थी। तो टोटल नंबर हम कैसे निकालेंगे, वैसे एक्चुअल में हैं कितने वो, अगर हम उनकी बात करें तो वो टोटल हैं कितने, तो वो -6 से लेकर के -1 तक तो 6 हो गए, ठीक है, 0 भी हो गया और 1 भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए वो, ठीक है ना। लेकिन वो निकला कैसे हमारा, तो वो हम ऐसे निकालेंगे कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है के की, उसमें से लीस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी, ठीक, और लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, -6 थी। तो 1 में से हमने -6 को सब्ट्रैक्ट किया और +1 ऐड कर दिया, तो कितना आया हमारे पास, 1 माइनस -6 मतलब 1 + 6 + 1 यानी कि 8 हमें मिला। तो ये जो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है एन सॉल्यूशन इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ केज, जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के लाइज इन दैट क्लोज इंटरवल, वो कितनी होंगी, वो इस तरह से हम निकालेंगे कि भाई जो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सॉरी k की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और उसमें से हम k की लीस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी, और हम साथ में 1 को ऐड कर देंगे। तो जो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिला, हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, वो उस तरह से हम उसको यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि भी थोड़ा इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारा सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि ये हमारा जो है वो किसके इक्वल है, जी सी के इक्वल है, सी के इक्वल है ये, सॉरी, तो जी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस 1, और ये जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है वो हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14th, देखो हमें गिवन है ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स, और जी जो कि जो लास्ट क्वेश्चन 13 था उसमें जी क्या था आपका, ए बी का जी सी डी था, ठीक है ना। तो जी किसको डिवाइड कर रहा है, सी को, और ये भी हमें गिवन है कि सी जी अपॉन ए बी क्या है आपका, एक इंटीजर है। हमें ये प्रूव करना है कि कैपिटल एन किसके इक्वल होगा, 1 + सी जी अपॉन ए बी के, और पी किसके इक्वल होगा, -1 + सी जी अपॉन ए बी के, वेयर पी बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर में एन और पी में क्या फ़र्क है, एन तो क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सॉल्यूशन है, और पी क्या है, एन तो क्या है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और पी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों में ये फ़र्क है कि भाई जो पी है वो तो सारे के सारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, वो तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे, और जो एन है वो आपके नॉन नेगेटिव, मतलब उसमें ज़ीरो सॉल्यूशन भी हमारा कोई ना कोई हो सकता है। ओके, ठीक है जी। देखो हमें क्या गिवन है, सॉरी, हमें क्या गिवन है कि भाई जो सी जी अपॉन ए बी क्या है, इंटीजर है। सपोज हमने उसको के मान लिया, सी जी आपका किसके इक्वल हुआ, के इंटू ए बी के इक्वल हुआ, ए बी का जी सी डी हमें जी दे रखा है, ठीक, तो जी ए को तो डिवाइड करेगा ना, तो जी अगर ए को डिवाइड करेगा तो ए का मल्टीपल, ए किसका मल्टीपल होगा, जी का मल्टीपल होगा। सपोज ए को हमने कैसे लिख लिया, जी1 इंटू जी ले लिया, फिर फॉर सम इंटीजर जी1, ओके। फिर हमने क्या किया कि फ्रॉम फर्स्ट हमने वो वैल्यूज़ जो है ए की ऊपर पुट कर ली, और दोनों तरफ से जी को कैंसिल कर दिया, तो हमें ये मिला। यहाँ से साफ पता चलता है कि जो बी किसको डिवाइड कर जाएगा, आपका सी को डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि सी बी का मल्टीपल हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए डिवाइड्स सी, ठीक है ना। अब ए सी को डिवाइड करता है तो एक सी को हम लिख सकते हैं ए का मल्टीपल फॉर सम इंटीजर k1, ठीक, हमने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू k1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें ये वैल्यू, तो हमें क्या मिलती है इक्वेशन एट लास्ट, सॉरी, हमें इक्वेशन मिल जाती है ये कि a k1 इक्वल टू सी, और a k1 इक्वल टू सी ऊपर भी है हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई k1, 0 सॉल्यूशन हो गया किसका, ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी का, यानी कि एक तरह से हमने नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल दिया,
ठीक है ना। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन है ये, क्योंकि इसमें ज़ीरो लाई कर रहा है। नॉन पॉजिटिव भी है एक तरह से, क्योंकि इसमें ज़ीरो लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने एक तरह से नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकाली जिसमें ज़ीरो लाई करता है, ठीक है ना, लेकिन ये पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं इसको हम कह सकते। तो सिमिलरली, ठीक, तो अब अगर ये हमारे पास, ठीक है ना, एक जो सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड से कैपिटल एन हम निकाल चुके हैं इसके इक्वल। इसको हमें दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये हम निकाल चुके हैं कि भी अगर x1 y1 कोई सोल्यूशन हो तो हम कैपिटल एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि k1, 0 सोल्यूशन है ना इसका, तो हमने क्या काम किया कि भी y कोऑर्डिनेट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, कैपिटल एन हमें मिल जाता है इसके इक्वल, ठीक, इक्वेशन नंबर 4 से। अब नाउ फ्रॉम थर्ड से हमें ये इक्वेशन मिलती है, ठीक। ऊपर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, तो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलती है। हमने क्या किया कि ए बी साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, हमें ये मिल जी k1g/b किसके इक्वल मिला, हमें cg/ab के इक्वल मिल गया, ठीक है जी। तो ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कैपिटल एन हमें मिल जाता है किसके इक्वल, cg/ab + 1 के इक्वल, ठीक। तो इसको नाम हमने दे दिया 5। एक तो बात हमने ये प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी। दूसरी बात हम प्रूव करने जा रहे हैं कि देखो, हमें पता है कि b किसको डिवाइड कर रहा है, c को, तो c को हम लिख सकते हैं b × k2 के इक्वल फॉर सम इंटीजर k2। तो हम 0 और k2 को भी सोल्यूशन बोल सकते हैं इसका, ठीक। जैसे हमने ऊपर बोला था k1, 0 को, ऐसे ही हमने इसको, क्योंकि इसको हम इसमें पुट करेंगे, स्टार में पुट करेंगे, तो हमें ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाता है, ठीक। तो एक तरह से हमने दो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, एक तरह से, या यूं कह सकते हैं कि दो नॉन नेगेटिव, दो नॉन पॉजिटिव हमने सॉल्यूशन निकाल दिए। वो कौन कौन से हैं, k1 0 एंड 0 k2, दे आर द टू सॉल्यूशंस विच आर नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशंस, ठीक है जी। नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, नॉन पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो दो सॉल्यूशन है, और पॉजिटिव सॉल्यूशन हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, ठीक। ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है, ठीक। और जब पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, तो सॉरी, मैं गलत बोल गया। ऊपर हम कौन से सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, ऊपर हम निकाल चुके हैं नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस को, वो हम निकाल ही चुके हैं। वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, वो हम निकाल चुके हैं। और जब ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन हमने निकाल लिए सारे के सारे, यानी कि इनमें जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम अगर डायरेक्ट सीधे पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन अगर हम निकालने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं, उनमें से हमने जो ज़ीरो सॉल्यूशंस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो दो सॉल्यूशन हैं हमारे पास, ये वाले, इन दोनों सॉल्यूशन को हम, इनके नंबर्स को, मतलब टोटल हैं कितने, ये दो हैं, इनको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ द पॉजिटिव सॉल्यूशंस। ओके, तो ये था हमारे पास। और